हेलो दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी थ्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहता है कि एक कार आधी दूरी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से और अगली आधी दूरी 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से तय करती है, तो कार की औसत गति। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक दूरी है, ये मान लीजिए पूरा दूरी कितना है, डी है। तो कह रहा आधी दूरी यानी d/2, ठीक है, e/2, ठीक है। ये कितना, तो 20 मीटर पर सेकंड की गति से, और ये आधी दूरी जो है आपको 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से तय करती है। तो हमको निकालना है कार की औसत गति। तो देखिए, कार की औसत गति होता है 2xy बट्टा x प्लस वाई, ठीक है। x को यदि 20 मान लेते हैं, y को यदि 30 मान लेते हैं, तो औसत गति क्या होगा, तो 2 इंटू 20 प्लस 30 बट्टा में क्या होगा, 20 प्लस 30, 30 20 कितना होगा, 50। देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 चौका 20, 4 तिया 12, दूनी कितना होगा, 24। यानी यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। नेक्स्ट, फिर देखिए, कहा था आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है। तो देखिए, आसमान में, तो यहाँ पे होगा तीसरा ऑप्शन। तो देखिए, एक उड़ने वाले पक्षी में क्रमशः पृथ्वी से ऊपर की ऊंचाई और उसकी गति के कारण स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती हैं। तो आसमान में उड़ते हुए पक्षी में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती हैं। उड़ते हुए पक्षी में गतिज ऊर्जा होती हैं क्योंकि यह गतिमान होती है। इसमें उड़ान के दौरान किसी भी समय पृथ्वी से ऊपर की ऊंचाई के कारण किसी भी समय स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, देखिए, नेक्स्ट है, कहता कि 2 ग्राम और 4 ग्राम के दो द्रव्यमान वाले पिंड समान गतिज ऊर्जा से घूम रहे हैं, ठीक है। उनके रैखिक संवेग के परिमाण का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे यदि आप देखिएगा, तो द्रव्यमान जो है आपको दे दिया गया है 2 ग्राम, ठीक है। m1 बराबर कितना है, 2 ग्राम, और m2 बराबर भी, m2 है 4 ग्राम, ठीक है, 4 ग्राम। अब कह रहा है, तो कहता है कि दो द्रव्यमान वाले पिंड समान गति ऊर्जा से घूम रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे E(k1) बराबर दे दिया गया E(k2), ठीक है। तो गति ऊर्जा भी समान है। तो हमको कहता है संवेग के परिमाण का अनुपात, ठीक है, संवेग के परिमाण का अनुपात। तो संवेग बराबर क्या होता है, m इंटू भी, ठीक है। तो संवेग बराबर हो जाएगा m इंटू भी, ठीक है। तो m भी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, m भी। तो यहाँ पे यदि आप देखिएगा, तो P1/P2, ठीक है, संवेग P1/P2, P1/P2 क्या हो जाएगा, तो P1/P2 हो जाएगा m1v1 बटा में m2v2, ठीक है। m1v1 बटा में क्या हो जाएगा, m2 और v2। तो यहाँ पे यदि आप देखिएगा, तो m1, और उससे पहले आप निकाल लीजिए यहाँ पे, हाँ, m2, ठीक है, m2 v2 स्क्वायर बाई 2, m2 v2 स्क्वायर बाई 2 बराबर होगा v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर, ठीक है। यानी क्या होगा, तो m2/m1 यानी कितना, 4/2, ठीक है। m2/m1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 4/2, ठीक है, 4/2। तो यहाँ से आप जो है, यहाँ से निकल जाएगा v1 v2, ठीक है। तो v2 कितना निकल जाएगा, v2 निकल जाएगा, ये कट जाएगा, यानी √2, ठीक है, √2। तो p, ठीक है, और P1/P2 क्या होता है, m1v1 बटा m2v2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको कितना, तो √2 बट्टा में 1, कितना है, √2 बट्टा में 1, √2:1, यानी दूसरा ऑप्शन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता गड़गड़ाहट की आवाज़ का कारण होता है, तो दूसरा ऑप्शन। तो देखिए, ध्वनि के बादलों और भूमि जैसे कई परावर्तक सतहों से क्रमिक परावर्तन। तो गड़गड़ाहट की आवाज़ ध्वनि के बादलों और भूमि जैसे कई परावर्तक सतहों से जो क्रमिक परावर्तन के कारण होता है। एक ही ध्वनि का बहुलित परावर्तन के कारण बार बार सुनाई देना अनुरणन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, कहता बादल के गर्जन का बार बार सुनाई देना
इसी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। कहता एक दूसरे से d दूरी पर स्थित m और कैपिटल M और स्मॉल m द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F बराबर क्या होता है, G/r²। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैपिटल M एवं स्मॉल m दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं हैं। यहाँ पे कहता है दो वस्तु के बीच लगने वाला आकर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F जो है वस्तु के बीच लगने वाला बल है, ठीक है, और D या R जो है दोनों वस्तु के बीच की दूरी है, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है। तो क्या होगा, किसके व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के, ठीक है, उसके बीच की दूरी के वर्ग के आकर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो उनके बीच की दूरी के बल के, दो वस्तु के बीच लगने वाला बल, ठीक है, ये जो है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 116 है कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल कितनी है। तो 116 में यदि देखिएगा आवृत्ति दे दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे तरंग दैर्घ्य दे दिया गया है, तो हमको तरंग की चाल निकालना है। तो v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है म्यू लेम्डा, v बराबर म्यू लेम्डा। ठीक है, v बराबर म्यू लेम्डा। तो यहाँ पे म्यू कितना है 50 और लेम्डा कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 200। ठीक है, यहाँ पे जो हो जाएगा 200 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा 200 मीटर पर सेकंड, यानी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उस पर लगने वाला प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई के दोगुना है। लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है। तो यहाँ पे देखिए फोकस दूरी दे दिया गया कितना 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और L जो है कहता उस पर बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई की दोगुनी है। ठीक है, तो वस्तु की लंबाई यानी मान लीजिए 2h। ठीक है, 2 इंटू एच। ठीक है, मान लिए 2 इंटू एच, ऑब्जेक्ट को मान लेते h। ठीक है, तो यहाँ पे यदि देखें तो क्या हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ पे 4 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, 4 बराबर I बट्टा में O। ठीक है, I बराबर 2h मान लीजिए, तो I बट्टा में O, तो I बट्टा में O। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 4m। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा कितना, तो m बराबर क्या होता है -v/u। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2h/h बराबर v बट्टा में u। ठीक है, v बट्टा में u यहाँ पे, तो यहाँ से h से h कैंसिल हो जाएगा, तो v बराबर क्या होगा -2u। v बराबर क्या होगा -2u। अब लेंस सूत्र से 1/f बराबर होता है 1/v माइनस का 1/u। ठीक है, तो 1/20 बराबर हो जाएगा 1 माइनस का 2u माइनस 1/u। यहाँ से u का मान निकल जाएगा कितना, तो -30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, कहता कॉन्सर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छतों को कैसे बनाया जाता है ताकि ध्वनि का परावर्तन के बाद हॉल के सभी कोनों तक पहुंचा या जा सके। 118 का फर्स्ट वक्रीय। तो कंसर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छतों को वक्रीय बनाया जाता है ताकि ध्वनि को परावर्तन के बाद हॉल के सभी कोनों तक पहुंचाया जाए। ठीक है, अब देखिए हॉल या सिनेमा हॉल में अनावश्यक अनुरणन को रोकने के लिए हाल ही की दीवारें खुरदरी बनाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वक्रीय। नेक्स्ट कहता है यदि 85 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 2.5 लीटर गर्म पानी को 4.5 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है तो संतुलन ताप तक पहुंचाने पर ठंडे पानी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, यह मानकर कि कोई ऊष्मा हानि नहीं हुई। कहता ठंडे पानी का प्रारंभिक तापमान ज्ञात कीजिए। तो 119 में यदि देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए T1। ठीक है, T1 है कितना 85 डिग्री और डेल्टा T2 है 15 डिग्री सेल्सियस।
T1 भी पता है और यहाँ पे देखिए I1 I2 पता है। ठीक है, तो कोल्ड वाटर के लिए, ठीक है, कोल्ड वाटर में लिया गया हीट बराबर होता है हॉट वाटर में लिया गया लॉस हीट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको M1, ठीक है, या फिर डेल T1 बराबर कितना होगा, तो 4.5 इंटू 15, ठीक है, 4.5 इंटू 15/2.5, ठीक है, 4.5 यानी यहाँ पे होगा M1 डेल T1 बराबर होगा M2, ठीक है, डेल T2, ठीक है। तो यहाँ से डेल T1 का मान निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 4.5 इंटू 15/2.5, यहाँ से निकल जाएगा कितना 27 डिग्री सेल्सियस। अब क्या कीजिए, तो गर्म जल द्वारा उष्मा की हानि कितना होगा 85 माइनस 27, ये आपको निकल जाएगा कितना 58 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद 58 माइनस 15 यानी शुरुआती उष्मा ठंडा जल, ठीक है, तो कितना होगा, तो 58 माइनस यानी 43 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, दूसरा ऑप्शन। कहता किसी वस्तु के वेग का परिवर्तन की दर नियत है, इसका औसत वेग कितना होगा 120 का फर्स्ट, तो प्रारंभिक और अंतिम वेग के योग का आधा। ठीक है, तो किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन की दर नियत है तो उसका औसत वेग प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के योग का आधा होगा। गति के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगाता। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड का प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति है तो 121 का यदि देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा तीसरा 10। तो देखिए चूंकि n बराबर होता है C/I, जहाँ n आवृत्ति है, C प्रकाश है और I क्या है, तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो n बराबर C यानी आवृत्ति, C है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ और यहाँ पे जो है तरंग दैर्ध्य है 30, तो कितना होगा 10 × 10⁶। ठीक है, यानी 10 mHz। नेक्स्ट फिर है हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से क्या होगा, तो गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। तो हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा जब पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर वायु का घनत्व कम होता है, वायु का घनत्व कम होता है, इसलिए इस गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है कि यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो क्या घटित होगा। 123 का दूसरा, छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा। तो किसी बुलबुले का आकार उसमें भरी गैस के दबाव तथा पानी की फिल्म की त्रिज्या तथा मोटाई पर निर्भर करता है। छोटे बुलबुले में गैस का दाब बड़े बुलबुले की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, अतः नली में एक दूसरे के संपर्क में लाए जाने पर छोटा बुलबुला और छोटा जबकि बड़ा बुलबुला और बड़ा होता है। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत होता है। इस नियम को कहा जाता है 124 का फर्स्ट डोबराइनर के त्रिक का नियम। डोबराइनर के त्रिक का नियम, जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार जो अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत होता है। ठीक है, तो देखिए कहता है जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों के लगभग औसत होता है। इस नियम को कहा जाता है डोबराइनर के त्रिक नियम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कथन कहता है इथेनॉल में जो सोडियम, ठीक है, इथेनॉल में सोडियम एथोक्साइड के साथ अभिक्रिया पर जब ठीक है ब्रोमोब्यूटेन एक प्रमुख उत्पाद के रूप में
टू ब्यूटेन देता है। ठीक है, और कथन 2 है कि ब्यूटेन फर्स्ट ब्यूटेन 2 की तुलना में जो अधिक स्थिर होता है। तो कहता सही विकल्प को चिन्हित करें। 125 का यदि आप देखिएगा तो ये हो जाएगा आपको इसका राइट तीसरा, यानी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो देखिए कहता टू ब्रोमोब्यूटेन इथेनॉल में सोडियम जो है एथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया पर दो ब्यूटेन एक प्रमुख उत्पाद के रूप में देता है। यह जो है सेट जेफ के नियम के अनुसार है, अर्थात प्रमुख उत्पाद सबसे अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन है। ठीक है, इस प्रकार टू ब्यूटेन एक ब्यूटेन की तुलना में अधिक स्थिर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 126 कहता है कि KO2 यानी पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ठीक है, KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का उपयोग अंतरिक्ष और पनडुब्बियों में जो ऑक्सीजन के सिलेंडरों में किया जाता है, क्योंकि यह CO2 को अवशोषित करता है और O2 को बढ़ाता है। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2 का उपयोग अंतरिक्ष और पनडुब्बियों में ऑक्सीजन सिलेंडर में किया जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन जनरेटर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये कहता है यह जो है CO2 को अवशोषित करता है और O2 उत्पाद को बढ़ाता है। पानी के भीतर अंतरिक्ष या पनडुब्बी जैसी जगहों पर ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम होता है और ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। इन ऑक्सीजन सिलेंडरों की दक्षता बढ़ाने से सिलेंडर को अधिक समय तक चलने में मदद जो है मिलेगी। ठीक है, 4KO2 प्लस 2CO2 ये बनाएगा 2K2CO3 प्लस 3O2। नेक्स्ट कहता पानी में सोडियम सल्फेट के घोल को अक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग करके इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, तब कैथोड और एनोड का पर उत्पाद क्रमशः होंगे। फर्स्ट H2O2। तो जल में सोडियम सल्फेट के घोल को अक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग करके इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है। कैथोड और एनोड पर उत्पाद क्रमशः H2O2 है। ठीक है, तो क्या है H2O2 है, 2H प्लस 2E माइनस ये बनाता है H2। तो कैथोड और एनोड पर उत्पाद क्रमशः H2 और O2 है। सोडियम आयनों की तुलना में कम डिस्चार्ज क्षमता वाले हाइड्रोजन आयन कैथोड पर मुक्त होता है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन एनोड पर जो है ऑक्सीजन बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है एक हल्का हरा लवण को जल में मिलाया जाता है। H2S गैस को विलयन में प्रवाहित करने पर एक काला अवक्षेप प्राप्त होता है जो HCl में सरलता से घुल जाता है। कौन से धातु आयन उपस्थित है? 128 का फर्स्ट Fe2+। तो H2O की पहचान इसकी गंध और विभिन्न धातु आयनों के रंगीन सल्फाइड की अवशोषण से होती है। सल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड भी नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फेरस एसिड आदि जैसे ऑक्सीकरण एजेंटों द्वारा काले अवक्षेप और सल्फेट देने वाले जो मौलिक सल्फर में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। H2S पास करने पर धातु आयन का लवण उसके सल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न के अनुसार बनने वाला सल्फाइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl में घुलनशील हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक आवृत्ति 288 वाला एक तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में समूह खाली स्थान में रखा गया है। तो यहाँ पे होगा तीसरा ऑप्शन। तो देखिए वैसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है, ठीक है, यह तत्व आर्गन है जिससे आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें ग्रुप में रखा गया है। नेक्स्ट कहता है कि जब कॉपर सल्फेट विलयन लौह धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो तांबा नामक धातु का निर्माण होता है। यानी निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? 130 का फर्स्ट एकल विस्थापन अभिक्रिया। जब कॉपर सल्फेट विलयन लौह धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो तांबा नामक धातु का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस CO। जब कली चूना और जल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बुझे चूने का निर्माण करता है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट
131 नंबर देखिए, कहता है कि एक लंबी ट्यूब से जुड़ी अमोनिया की एक बोतल और सूखी हाइड्रोजन क्लोराइड की एक बोतल के दोनों सिरों को एक साथ खोला जाता है। सबसे पहले सफ़ेद अमोनियम क्लोराइड वलय कहाँ बनेगा? तो 131 का होगा दूसरा, हाइड्रोजन क्लोराइड की बोतल के पास। ठीक है, तो प्रसाद उच्च सांद्रता वाले क्षेत्रों से, ठीक है, कम सांद्रता वाले क्षेत्र में, ठीक है, परमाणुओं या अणुओं की शुद्ध जो है गति है, ठीक है, अणुओं की शुद्ध गति है। अब कहता है गैसों के प्रसार की दर गैसों के आणविक द्रव्यमान पर निर्भर करती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विसरण NH3 की तुलना में धीमी गति से होता है, क्योंकि HCl का द्रव्यमान NH3 के द्रव्यमान से अधिक होता है। ठीक है, इसलिए अमोनिया एक ही समय अंतराल पर HCl से अधिक दूरी तय करेगी और दोनों गैसें पहले HCl सिरे के करीब मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर होगा राइट आंसर दूसरा, यानी तो प्रसार उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में परमाणु या अणुओं की शुद्ध गति। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि उसमें से ऐसी धातु या ऐसा तत्व निकाल सकते हैं जिसका उपयोग जो ट्रांजिस्टरों में किया जाता है। वह कौन सा तत्व है? 132 का दूसरा, जर्मेनियम। तो देखिए, झामा यानी जला हुआ कोयला से जर्मेनियम तत्व निकाले जाते हैं, जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर निर्माण में होता है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार जॉन बार्डीन ने किया था। नेक्स्ट, तो यहाँ पर होगा जर्मेनियम। ठीक है, तो झामा यानी जला हुआ कोयला से जर्मेनियम तत्व निकाले जाते हैं, जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर निर्माण में किया जाता है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार जॉन बार्डीन ने किया था। कहता है कि माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप में कैसे जाने जाते हैं? तो यहाँ पे जो होगा 133 का होगा दूसरा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो माणिक्य और नीलम जो है कोरंडम के जवाहर, ठीक है, जवाहरात रूप हैं। कोरंडम प्राकृतिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है। फिर है कि सल्फर, एल्युमिनियम और लौह के गलनांक क्रमशः 113 और 666 तथा 1535 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? 134 का होगा दूसरा ऑप्शन, एल्युमिनियम तथा आयरन 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो सल्फर का गलनांक है 113, ठीक है, एल्युमिनियम का 666, लौह का है 1535। तो एल्युमिनियम और आयरन 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस, क्योंकि एल्युमिनियम तथा लौह पदार्थ जो है का गलनांक बिंदु से, ठीक है, तो लौह अपने गलनांक बिंदु से कम तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। निम्नलिखित में से सत्य कथन छांटिए। 135 का हो जाएगा तीसरा, बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है, तो बेकेलाइट तथा मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बेकेलाइट फिनॉल के साथ जो फॉर्मल्डिहाइड के विलोपन प्रतिक्रिया द्वारा बनता है। मेलामाइन एक चिकनी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिसका रासायनिक सूत्र C3H6N6 होता है। इसके द्वारा मेलामाइन रेजिन का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, कहता है कि मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसके खाली स्थान से प्राप्त होते हैं। 136 का फर्स्ट, माता। तो देखिए, मानव जाति के एक पुरुष को उसका एक्स शुक्राणु उसकी माता से प्राप्त होता है। मनुष्य में 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़ी सभी में समान होते हैं। ठीक है, जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। ठीक है, जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, जबकि 23वीं जोड़ी असमान होती है। ठीक है, तो जिनमें 22 जोड़ी सभी में समान होती हैं, जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, जबकि 23वीं जोड़ी असमान होती हैं। ये पुरुषों में XY तथा स्त्री में XX होता है। Y गुणसूत्र आकार में जो X से छोटा होता है। ठीक है, युग्मक जनन के दौरान पुरुष में XY
जो है युग्मक तथा स्त्री में XX युग्मक बनता है। नेक्स्ट कहता कोरोना वायरस का नाम कहाँ से बना है? 137 का फर्स्ट यानी क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण। तो क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण कोरोना वायरस का नाम दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे जाने पर वायरस क्राउन जैसा दिखता है। ठीक है, लैटिन में कोरोना का अर्थ हेलो या क्राउन है। नेक्स्ट फिर है कि मानव शरीर के जो आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए किस उपकरण में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है? 138 का फर्स्ट अल्ट्रासाउंड स्कैनर। तो देखिए मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासाउंड स्कैनर का उपयोग करते हैं। ठीक है, प्राश्रव्य शब्द जो उन ध्वनि तरंगों के लिए उपयोग में लाया जाता है जिसका आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि वह मनुष्य को सुनाई नहीं देती। मानव की सुनने की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। नेक्स्ट देखिए फिर कहा कि शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है जिसे खाली स्थान कहा जाता है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए जो है मूत्राशय से होकर आने वाली जो है नलिका के साथ जुड़ी होती हैं जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। कहता है कि मानव तंत्र में जो है प्रति ऑक्सीकारकों के कार्य क्या है? 140 का 3। यह जो है मुक्त मुल्कों के प्रभाव से बचता है। तीसरा ऑप्शन। तो देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया से मुक्त मूलक उत्पन्न होते हैं जिनके द्वारा कोशिकाओं को क्षति पहुंचाने वाली श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ हो जाती है। प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ स्वयं इस मुक्त मूलकों से ऑक्सीकृत हो जाते हैं जिसमें श्रृंखला अभिक्रिया को तोड़ने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 141 नंबर है, क्या होगा यदि दी गई खाद्य श्रृंखला में जो है हिरण ना हो? तो 141 का होगा आपको देखिए घास हिरण से रहे तो तीसरा ऑप्शन यानी शेर की आबादी घट जाएगी और घास की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, खाद्य श्रृंखला जीवों का एक रैखिक अनुक्रम है। फिर कहता है जहाँ पोषक तत्व और ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं। यदि दी गई खाद्य श्रृंखला में सभी हिरणों को मार दिया जाता है तो शेरों के लिए कोई भोज्य उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए शेर भूखे मरेंगे और उनकी आबादी कम हो जाएगी। दूसरी ओर घास तंत्र का कोई उपभोक्ता नहीं होगा, इसलिए उसकी आबादी में वृद्धि होगी। कहता शुद्ध मटर के पौधे ए को शुद्ध मटर के पौधे बी के साथ संकरण किया जाता है। यह पाया जाता है कि ए की तरह दिखने वाले पौधे F1 पीढ़ी में नहीं दिखाई देते हैं। ए और बी में से कौन से पौधे लंबे कौन से छोटे हैं? 142 का यदि देखें तो तीसरा ऑप्शन यानी ए छोटे और बी लंबे। तो देखिए पौधे ए और बी जो शुद्ध नस्ल के हैं जिसका अर्थ है वे समयुग्मजी हैं, इसलिए कहता जब उन्हें क्रॉस किया जाता है तो F1 पीढ़ी के सभी पौधे हेट्रोजियस या विषमयुग्मजी हैं। केवल एक प्रमुख लक्षण की विशेषता विषमयुग्मजी स्थिति में जो है व्यक्त की जाती है। तो पौधा बी लंबा था, जो यह भी निष्कर्ष निकाला जाता है कि ए एक बौना था, तो ए छोटा बी लंबा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या होगा, तो एक छोटा, ठीक है, तो कैपिटल टी ये होता है प्योर टॉल, स्मॉल टी यानी प्योर ड्वार्फ। ठीक है, बौना होता है। अब यहाँ पे देखिए तो टी यहाँ भी है टी, ठीक है, यहाँ है आपको स्मॉल टी और स्मॉल टी, यहाँ से बनता है कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, यानी हाइब्रिड टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ए जो है छोटा और बी लंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कायिक प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? 143 का यदि देखें तो तीसरा ऑप्शन ए और बी।
तो कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पादित पौधों में बीज द्वारा उत्पन्न पौधों की तुलना में फूल और फल उगने में कम समय लगता है। नए पौधे मूल पौधों की सटीक प्रतिलिपि होते हैं क्योंकि वे एक ही माता पिता से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पादित पौधों में फूल और फल उगने में कम समय लगता है। नए पौधे मूल पौधों की सटीक प्रतियां होती हैं। निम्नलिखित में से जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह 144 का होगा तीसरा ऑप्शन, यानी तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया और मियादी बुखार, टाइफाइड। ठीक है, तो देखिए तपेदिक, न्यूमोनिया तथा मियादी बुखार जीवाणु जनित रोग हैं। तपेदिक तथा मियादी बुखार साल्मोनेला टाइफी की वजह से होने वाला जो है गंभीर रोग है। निमोनिया रोग ज़्यादातर बैक्टीरिया के कारण ही होता है, परंतु यह वायरस, कवक और परजीवी के कारण भी होता है। 145 देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से कथन मानव परिसंचरण तंत्र में शिराओं के विषय में सत्य हैं। 145 का यदि देखिएगा तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। ठीक है, यानी शिराओं की दीवारें पतली होती हैं। शिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शिराओं का प्रारंभ के शिकाओं, देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 145 का फर्स्ट हो जाएगा, यानी बी और सी। तो शिराओं का प्रारंभ के शिकाओं से होता है, कोशिकाओं से होता है। शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर जो है ओर लाने वाली वाहिनियाँ शिरा कहलाती हैं। ठीक है, शिराओं की दीवारें पतली होती हैं, मांसपेशी ऊतक कम होता है, जहाँ तक जो अंतःकला स्तर की वृद्धि से जो कपाटिकाएँ बन जाती हैं। कहता सेलुलोज बहुत खाद्य पदार्थ जो है सेलुलोज बहुल खाद्य पदार्थ यानी रुक्षांश मानव संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। कौन सा एक कथन सेलुलोज के बारे में सही है। 146 का फर्स्ट, मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते। तो भोजन सभी सजीवों की जो मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। मानव के संतुलित आहार के मुख्य अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा है। इसके अलावा अल्प मात्रा में विटामिन एवं खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, जबकि इनका श्रवण करने वाली कृमि रूप जो है परिसेविक निष्क्रिय होती है। सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जो है जोड़, सिर और ऊपरी, तो सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ 147 का 2, बंद संधि यानी फिक्स्ड जॉइंट। तो देखिए सिर तथा ऊपरी जबड़े में बंद यानी फिक्स संधि पाई जाती हैं। ठीक है, जो कि ऊपरी जबड़े को स्थिर रखती हैं और यह संघनित कोलेजन के संयोजी जंतुओं की बनी होती है। फिर है कि हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम है। ठीक है, आगे से पीछे, तो यहाँ पे होगा पहला आगे से पीछे कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। तो मानव मुख में दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम है कृंतक, क्या है कृंतक, उसके बाद है रदनक, ठीक है, उसके बाद है अग्रचवर्णक, उसके बाद है आपको अग्रचवर्णक, ठीक है, चवर्णक। ठीक है, कृंतक आगे से पीछे कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। तो यहाँ पे देखें मानव मुख में जो है कृंतक दांत, ठीक है 8 है, मानव मुख में कृंतक दांत 8, ठीक है, रदनक दांत 4, अग्रचवर्णक दांत 8 तथा चवर्णक दांत 12। ठीक है, तो 8 4 8 12, 8 4 8 12। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट, पादपों एवं वृक्षों में पानी ऊपर तक चूषण कर्षण खिंचाव के कारण पहुंचता है। तो किस परिघटना के कारण यह चूषण कर्षण होता है। 149 का फर्स्ट, वाष्पोत्सर्जन। तो पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की
प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के फलस्वरूप पौधे को पानी की आवश्यकता होती है। पौधे एवं वृक्ष मृदा से चूषण कर्षण द्वारा पानी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट कथन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। तो दूसरा, पौधे श्वसन के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें हरे पौधे अपनी पत्ती के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। पौधों में जीवित रहने के लिए श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों आवश्यक हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। अतः दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन पौधे में एक ही समय होने वाली जो क्रियाएं हैं, एक ही समय होने वाली क्रियाएं हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।